First part, right? Liquidity ratios and ratio divided by then write working capital is equal to current assets minus current liabilities. Then B part is equal to liquid assets divided by current liabilities. Then ideal current ratio जो होती है, this is 2:1, and ideal liquid ratio is 1:1. ठीक है, जब आप ये रेशियो निकालोगे ना, डिनोमिनेटर ऑलवेज हैव टू बी इक्वल टू 1 इन दीज टू रेशियोज. सो अगर हम बोल रहे हैं कि आइडियल रेशियो इज 2:1, दैट मीन्स व्हाट? फॉर एवरी वन करंट लाइबिलिटी यू हैव टू करंट एसेट्स. एंड जब आप लिक्विड रेशियो लिख रहे हो 1:1, फॉर एवरी करंट लाइबिलिटी यू हैव वन लिक्विड एसेट्स. नाउ व्हाट आर लिक्विड एसेट्स? Assets equal to minus prepaid. Okay, so when you are writing this in this manner, this is known as, ठीक है, ये लिख लो. हो गया, ये लिख लिया. इसके बाद इन्वेंट्रीज, ओनली इन्वेंट्रीज में से आपको दो चीजें एक्सक्लूड करनी है. इसको ऐसे लिख लो. एंड स्पेयर. डेटर्स, देखो जब आप ये रेशियो डालोगे ना, करंट एसेट्स के अंदर आपको क्या क्या लेना है. आप करंट एसेट्स लोगे तो करंट एसेट्स के अंदर जब आप इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करोगे तो उस इन्वेंट्रीज के अंदर एडेड नहीं होनी चाहिए. ठीक है.
बट बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें इन्वेंट्रीज का ही पार्ट है, बट जब आप ये रेशियो निकाल रहे हो तब आपको करंट एसेट्स में जो इन्वेंट्री डालनी है उसमें ये दो चीजें नहीं लेनी है। ठीक है। फिर जब हम करंट एसेट्स निकालते हैं तो हम डेटर्स लेते हैं। डेटर्स कौन से लेते हैं हम? नेट डेटर्स लेते हैं आफ्टर एक्सक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है। इस रेशियो के लिए जब आप डेटर्स कैलकुलेट करोगे सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बट किसी और रेशियो के अंदर आगे चल के आएगा एक रेशियो है बाय द नेम ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो, वहां पर प्रोविजन माइनस नहीं होगा। तो कुछ छोटी छोटी चीजें वो ध्यान रखनी है। लैग हो रहा है। ऑनलाइन की वजह से लैग हो रहा है तो बोलो ठीक है। हाँ बोलो क्या डाउट है। भाई ये क्या क्वेश्चन है? मुझे क्या पता, करो तुम्हें करने हैं। 1 घंटा है तुम्हारे पास बस। नहीं हो रहा स्टॉप भाई, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग भी चल रही है, ऊपर से रिकॉर्ड भी हो रहा है। वो देख अब वो पता नहीं रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके। तो दो सिस्टम ही लैग कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। सो डेटर्स, डेटर्स के अंदर आपको क्या करना है? डेटर्स में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। व्हेन यू आर कंसिडरिंग debtors for this ratio, only then you have to subtract provision for doubtful debt from debtors. So basically हम कौन से debtors ले रहे हैं? Net debts ले रहे हैं, net debtors ले रहे हैं हम यहाँ पर। ओके। बट आगे चल के we will do ट्रेड रिसीवेबल रेशियो ऑल्सो नोन एज डेटर टर्नओवर रेशियो। वहां पर हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं करते हैं, वहां पर हम ग्रॉस डेटर्स कंसीडर करेंगे। ठीक है। ओके। सो गाइस इलस्ट्रेशन 1 से हमें स्टार्ट करना है एंड वी हैव टू डू टिल इलस्ट्रेशन नंबर 40। हाँ जस्ट ये लिख लो एक बारी। हाँ सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, या फिर सुन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ये अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है, बाद में लिख लेना। गाइस इलस्ट्रेशन 1 प्लीज ओपन। आप इधर हो जाओ, आप इधर आ जाओ। पेज नंबर 4.7। वो स्विच ऑन कर दे एसी का। पेज नंबर 4.7। वो देते हैं रिमोट पड़ा है। और शिव देख, दो स्विच ऑन है ना, उसके साथ दो और स्विच है, दोनों को ऑन कर दे। हाँ उसके साथ में दो स्विच और है ना, उन दोनों को ऑन कर दे। बेटा तभी बिठाया था, हाँ तेरे को पीछे नहीं बिठाता मैं। ओके गाइस इलस्ट्रेशन 1 पे आ जाओ प्लीज। अपनी बुक के अंदर जरा मार्क करो पेंसिल से, पेन से, whichever वे यू लाइक। देखो यू हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो। सबसे पहले करंट रेशियो क्या होती है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है। अब करंट एसेट्स चाहिए हमें, सो इन्वेंट्रीज करंट एसेट होता है, तो टिक कर लो, हैश लगा लो, स्टार लगा लो, या वहां पर सीए लिख लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, अच्छा अच्छा फिक्टिशियस नहीं बोला। देन ट्रेड, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। और अगर आप लोगों ने कैश फ्लो करा है, डिबेंचर्स कहाँ मिलता था? ऊपर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर, तो डिबेंचर्स को हमें नहीं लेना। ठीक है। सो एग्जाम के अंदर जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? फॉर्मूला लिखना होगा। अभी तो क्वेश्चन करो, बट एग्जाम के अंदर प्लीज ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर या इवन फॉर स्कूल एग्जाम, just writing the formula, if your end result is wrong, but even if you have written the correct formula, you'll get half to 1 mark। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क फॉर्मूले का होता है, ये मान के चलो। ठीक है। सो करंट एसेट्स का टोटल निकालो, करंट लाइबिलिटीज का टोटल निकालो, रेशियो निकालो। आप रेशियो ऐसे नहीं लिख सकते 3:2, 4:5, ऐसे नहीं लिख सकते हो। डिनोमिनेटर ऑलवेज हैज टू बी इक्वल टू 1। सो न्यूमिनेटर कुछ भी आ सकता है, न्यूमिनेटर 1 से कम भी आ सकता है, 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ओके। और डेसिमल्स में भी आ सकता है।
So please complete the question quickly. Guys, we have to speed up. ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊं. ओके, क्वेश्चन 2 पे आ जाओ. Question 2 is your homework, but just mark which all are current assets and current liabilities. So question 2 में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखे हैं. अच्छा, ये चीज समझ लो, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर दो चीजें आती हैं. एक होते हैं डेटर्स, दूसरा होता है, बताओ, बिल्स रिसीवेबल. एंड ट्रेड पेबल के अंदर दो चीजें आती हैं. एक होता है क्रेडिटर्स, दूसरा होता है बिल्स पेबल. ठीक है. अब ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट, accrued income current asset, cash and cash equivalent current asset, short term investments आपका current assets है, and मशीनरी नहीं आएगा. अदर साइड इन्वेंट्रीज दे रखा है, वो आपका करंट एसेट्स है. ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर्स नहीं लेना है, नॉन करंट लाइबिलिटी होता है. एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ये निकाले हैं. थर्ड क्वेश्चन, please write a note in your book or in your register. Current maturities of long term debt. Example, debentures, bank loan, cash credit, bank overdraft. So आप लोगों ने डिबेंचर्स वाला चैप्टर करा है. लेट्स से 10 लाख रुपीस के डिबेंचर है कंपनी के. तो वो 10 लाख रुपीस किसका पार्ट है? नॉन करंट लाइबिलिटीज का. ठीक है. उस 10 लाख में से करंट ईयर के अंदर 1 लाख डिबेंचर्स को हमें पे ऑफ करना है. फाइन. तो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर कितने डिबेंचर्स आएंगे? 9 लाख आएंगे. एंड आपका करंट लाइबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर कितने डिबेंचर्स आएंगे? 1 लाख के डिबेंचर्स आएंगे. ठीक है. सो दैट 1 लाख विल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी एंड नॉट नॉन करंट लाइबिलिटी. ये आया समझ? सो अगर आपको करंट मेच्योरिटीज ऑफ डेट दे रखा है, डेट कैन बी योर डिबेंचर्स, इट कैन बी योर लोन, फाइन, इट कैन बी योर बैंक ओवरड्राफ्ट, इट कैन बी योर कैश क्रेडिट. ठीक है. ये सारी चीजें करंट लाइबिलिटी का पार्ट है. और ये सारी चीजें कैश फ्लो में किसका पार्ट थी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, अगर याद हो. आया समझे? सो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, इलिस्ट्रेशन 3 को. ट्रेड रिसीवेबल लिख लो करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट, प्लांट एंड मशीनरी को क्रॉस कर दो. ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी हो गई. एंड ये जो आपको करंट मैच्योरिटीज दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट, ये आप कंसीडर करोगे एज करंट लाइबिलिटी. ठीक है. और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स करंट लाइबिलिटी नहीं है, वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो उसको क्रॉस कर दो. ये आया समझ? गाइस रेशियो तो आप निकाल लोगे. फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 4 करने से पहले ना एक ये बनाओ, जरा बैलेंस शीट बनाओ. एंड जो बैलेंस शीट में बना रहा हूं ना, वो बिल्कुल गलत बना रहा हूं. वो क्यों गलत बना रहा हूं? आई एम प्रिपेयरिंग अ टी शेप फॉर्मेट. ठीक है. कंपनी अकाउंट्स के अंदर टी शेप फॉर्मेट फॉलो नहीं होता, हॉरिजॉन्टल मैनर फॉलो होता है. सो अगर आप लोगों ने इस बुक का, ग्रीन बुक का चैप्टर 1 अपने स्कूल में करा है, तो आपको बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस का वो फॉर्मेट करवाएंगे. ठीक है. विच इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स की बैलेंस शीट वाली क्लास करी थी, उसके अंदर भी हम जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं वो सेम फॉर्मेट नहीं है जो हम पार्टनरशिप में बनाते हैं.
ओके, तो जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, वो रफ के लिए है, वो आपको दिखाना नहीं है वहां पर, बट दैट विल हेल्प यू अलॉट इन मेनी मेनी क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे हम, बनाओ जरा फॉर्मेट। दिस इज जस्ट टू डू द कैलकुलेशन इन रफ एंड इट्स गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। और आप लोगों को आता ही है ये सारी चीजें जो यहाँ लिखूंगा स्टिल। सो बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे वी हैव प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक, जिसको शॉर्ट में लिख देते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स दो तरह के होते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल। ठीक है, ये करंट होता है नॉन करंट होता है? नॉन करंट होता है, फाइन। देन यू हैव नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा गाइस, बुक के अंदर है चैप्टर, बट बुक के अंदर क्या कर रखे हैं हमने, मल्टीपल फॉर्मूलाज बना रखे हैं। तो रेशियोज निकालने के फॉर्मूले, वो तो आपको याद करना है, देयर इज नो एस्केप। इन टोटल आई थिंक 16 और 18 रेशियोज देयर आर। ठीक है, वो आपको याद करना है, वो तो क्वेश्चंस करोगे याद हो जाएगा। फिर ये जो छोटी छोटी चीजें निकालना है ना, जैसे करंट लायबिलिटी निकालना है, वो पता नहीं कोई बड़ा सा फॉर्मूला बना के उन्हें लिख दिया। फिर करंट एसेट्स निकालने हैं, कहीं और से निकाल रहे हैं, लायबिलिटी साइड से करंट एसेट्स निकाल रहे हैं, उसका अलग फॉर्मूला लिख दिया। सो दे हैव मेड मल्टीपल फॉर्मूलाज। हम नहीं कर रहे हो, वो याद नहीं कर सकते हो, कितना याद करोगे? ओके, तो उसके लिए ये बना रहे हैं बस। फाइन। नॉन करंट एसेट किसी को डिफिकल्टी, ये याद रखना है यहाँ पर। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स के बाद यू हैव लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें किसी को अंडरस्टैंडेबिलिटी में डिफिकल्टी? लोन्स एंड एडवांसेस, लोन दे रही है कंपनी, एडवांस दे रही है, तो एसेट है ना, उसमें इंटरेस्ट कमाएंगे वो। एंड देन यू हैव करंट एसेट्स। ठीक है, अगर इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो क्या मिलेगा? टोटल एसेट्स, इजी टू रिमेंबर। ठीक है, अच्छा, अगर एसेट साइड का टोटल, टोटल एसेट्स है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होएगा? टोटल एसेट्स सेम ही तो होएगा, दोनों साइड इक्वल होती हैं। तो इस साइड के टोटल को भी मैं लिख देता हूँ टोटल एसेट्स। ऐसा नहीं हो जब मैं पॉज करूँ ये रिकॉर्ड ही ना हो, रिकॉर्डिंग ही पूरी हो जाए। ठीक है जी, ये क्लियर है। अब लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है, यहां पर हमारे पास आ गया करंट लाइबिलिटी। आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली। नहीं, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है और वो मीट भी चल रहा है, तो उससे वो हो रहा है, स्लो हो रहा है सिस्टम, तो ठीक से लिख भी नहीं पा रहा हूँ। ओके, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, देन यू हैव नॉन करंट, इसमें क्या आ जाएगा, एक तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैश फ्लो करा था, कैश फ्लो के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कहाँ होता था? करंट लाइबिलिटी में, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता था? प्रोविजन फॉर टैक्स होता था। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरिंग सबको समझ आई है? नहीं समझ आई तो कैश फ्लो अगर थोड़ा बहुत याद हो, डिबेंचर्स आता था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, बैंक लोन आता था। ठीक है, ये चीज आती थी। अच्छा, इसको ना बाय डिफॉल्ट वो कभी कभी डेट भी यूज करेंगे।
गाइस डेट डज नॉट मीन डेटर, यहाँ पर ये ध्यान रखना। बैड डेट का मतलब नहीं है ये, डेट मतलब लोन। फाइन, ये ध्यान रखना, इसको डेट भी यूज करेंगे। ओके। एंड अगर आप करंट लाइबिलिटी और डेट को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डेट। करंट लाइबिलिटी और डेट को ऐड कर दोगे तो टोटल डेट हो जाएगा। सो लेट्स से आपको क्वेश्चन में टोटल डेट गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, तो आप डेट निकाल सकते हो। डेट गिवन है, करंट लाइबिलिटी गिवन है, ऐड कर दो टोटल डेट आ गया। मतलब दो चीजें गिवन है, तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। ओके। एंड देन लास्ट जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स में भी करा है, शेयर होल्डर्स फंड, ऑल्सो नोन एज इक्विटी, ऑल्सो नोन एज प्रोप्राइटर फंड। ठीक है, तीन चीजें, तीन नाम हो सकते हैं इसका, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी, प्रोप्राइटर फंड। तो तीनों नाम लिख लो। और इसके अंदर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। बस ये तीन चीजें होती हैं। सो लिख लो इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे पास स्पेस कम है, मुझे कुछ और भी लिखना है, या लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व सबको पता है क्या हो सकता है रिजर्व में। ठीक है, जनरल रिजर्व हो सकता है, आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो सकता है, आपका कैपिटल रिजर्व हो सकता है, यहाँ पर सारी रिजर्व आ जाएंगे। एंड सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस कभी कभी क्वेश्चन के अंदर वो सरप्लस नहीं लिखेंगे, वो आपको बोल देगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जब आप कैश फ्लो करते थे तो कैश फ्लो में आप सरप्लस लेते थे, और क्या लिखते थे उसके आगे, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कभी कभी वो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का बैलेंस लिख के दे देंगे इंस्टेड ऑफ सरप्लस, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर उनने आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस दे रखा है, माइनस होगा, क्योंकि डेबिट मतलब लॉस। और अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो क्या है, प्रॉफिट है, वो ऐड होगा। ओके। अब देखो, डेट एंड योर इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, इन दोनों चीजों का एडिशन, डेट एंड शेयर होल्डर इक्विटी, इन दोनों चीजों का पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड करा था वो अलग है। पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने करा था उसमें हमने निकाला था टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, फिर माइनस गुडविल, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये सब चीजें हमने करी थी। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। ठीक है। अब आप जो भी रेशियो कर रहे हो ना, उसमें इतना सारा चीज यूज नहीं होगा जो मैंने यहाँ लिखा है, बट आगे चल के जब हम सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे उसमें ये बहुत सारा यूज होगा, ये पूरा टेबल। ठीक है, फिर आगे चल के एक दो प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी ये यूज होगा। राइट। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट illustration 4 and we are going to use the same structure to calculate current assets and current liability। देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना ऐसे, तो आप क्या करोगे, रफ में फटाफट बैलेंस शीट बना लेना। टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं, सो मुझे पता है इस साइड का टोटल 7,50,000, एंड मुझे पता है कि यहाँ पर क्या क्या आता है, फिक्स एसेट्स आते हैं, ठीक है, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता है एंड करंट एसेट्स आता है। सो दे हैव गिवन यू फिक्स एसेट 4 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 2.5 लाख। तो आप करंट एसेट्स निकाल सकते हो, 7,50,000 में से माइनस कर दो, 1 लाख आएगा। ठीक है, अगर टोटल एसेट्स इधर दे रखे हैं तो ये वाली साइड भी टोटल एसेट्स होगा। देन नॉन करंट लाइबिलिटी आपको दे रखा है 2 लाख,
एंड शेयर होल्डर फंड आपको दे रखा है 5, तो आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। ये आया समझ? बट एग्जाम के अंदर आप ये नहीं दिखा सकते हो। सी दिस विल हेल्प यू टू रिमेम्बर द फॉर्मूला। जो मैंने ये चीज बनाया, आप बोलो क्या जरूरत है बनाने की, याद कर लो ये फॉर्मूले, आगे चल के देख लेना बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि आप क्लास 11 से स्ट्रक्चर बनाते आ रहे हो। सो दिस विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट कि यार मुझे कौन सी चीज निकालनी है, कहाँ पर लिखते हैं वो, उससे आपको याद रहेगा ये। बट एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको अब लिखना पड़ेगा करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एंड देन current liability equal to total asset minus shareholder fund minus non current liability and is equal to what, ये आपको दिखाना पड़ेगा। बट पहले ये रफ में कर लेना, फिर ये कर लेना, इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। ठीक है, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। एंड गाइस होमवर्क लिख लो प्लीज। अनसॉल्व क्वेश्चन 1 to 36, दैट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन 1 से 36 एक घंटे में नहीं हो पाएगा, 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 hours इट विल टेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। देखो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, वर्किंग कैपिटल विच इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। इन्वेंट्रीज का क्या कोई यूज है? कोई यूज नहीं है। इन्वेंट्रीज इज द पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो इग्नोर। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने अलग से इन्वेंट्री दे रखा है। इन्वेंट्री हम कब यूज करते हैं? अगर वो आपको करंट एसेट्स नहीं देते, वो आपको वहां पर लिख के देते अदर करंट एसेट, तो उसका मतलब इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, उसके अलावा और कितने करंट एसेट हैं तो ऐड करना पड़ता है दोनों को टू गेट करंट एसेट। बट यहाँ पर करंट एसेट दे रखा है तो इन्वेंट्रीज का कोई यूज नहीं। ओके, सो 4 लाख आपका करंट एसेट हो गया, वर्किंग कैपिटल आपका 2,40,000 हो गया। सो यू विल फर्स्ट कैलकुलेट योर करंट लाइबिलिटीज एंड देन यू विल यूज द फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू करंट रेशियो। गाइस ये चैप्टर आपको ही करना है, मैं बैठ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इट मेक्स नो सेंस। मतलब यू शुड नो व्हाट टू ऐड, व्हाट टू सब्ट्रैक्ट एंड यू हैव टू सॉल्व एट होम। ठीक है, मतलब आई कैन नॉट स्पेंड 2 वीक्स ऑन दिस चैप्टर, अगर मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो 2 हफ्ते लग जाएंगे। तो इसमें इन्वेंटरीज ऐड नहीं करेंगे, इन्वेंटरीज नहीं करेंगे ना, करंट एसेट्स दे दिए ना, टोटल हो गया। ओके, इफ यू आर डन विद इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इलस्ट्रेशन 6 बहुत स्टूडेंट्स का गलत होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, क्यों? देखो, जब हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं, उस रेशियो को निकालने के लिए जब मैं करंट एसेट्स को कंसीडर करूंगा, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर इन्वेंट्रीज लेना होता है, बिकॉज इन्वेंट्रीज इज पार्ट ऑफ करंट एसेट। बट इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स मुझे नहीं लेना होता, एंड सेकंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना होता। ठीक है,
खाली इस फॉर्मूले के लिए, इस करंट रेशियो के लिए। अदरवाइज लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स इज पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज ओनली। ठीक है, बट अगर ये रेशियो निकाल रहा हूं तब मुझे वो कंसीडर नहीं करना। ओके, अब देखो जरा, क्यों ली थी, कहां ली? क्योंकि करंट एसेट्स गिवन है ना। हाँ, इसमें भी नहीं लेंगे। समझो समझो समझो, बहुत छोटी सी चीज है इसमें समझने वाली। सो गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो, आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है विच इज 2,25,000। आपको करंट एसेट्स गिवन है 5,25,000। इसमें से माइनस करो करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, तो आप करंट लाइबिलिटी निकाल सकते हो। निकाल लो एक बारी पहले। करंट करंट एसेट्स को 5,25,000 लो, वर्किंग कैपिटल को 2,25,000 दो as given in the question and calculate current liability which will come out to be 3 lakh। किसी को भी समझने में इशू? ठीक है, अब लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स गिवन थे और इन्वेंट्रीज अलग से गिवन थी, और हमने बोला कि यार ये इन्वेंट्री जो है इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो इसको इग्नोर। सेम चीज यहां पर भी करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास करंट एसेट्स कितने गिवन है? 5,25,000। इसके अंदर इन्वेंट्रीज इंक्लूडेड है ना। जब आपको करंट एसेट्स गिवन है तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री उसमें ऑलरेडी एडेड है। बट इन्वेंट्री इंक्लूड क्या करता है? लूज टूल्स इंक्लूड करता है। हमें इस रेशियो को कैलकुलेट करने में उसको नहीं लेना होता, तो हमें बस वो पार्ट माइनस करना पड़ेगा। वी आर नॉट टेकिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर। वी आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग दोज लूज टूल्स विच आर ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर, क्योंकि हमें उसको रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए नहीं लेना होता। ये आया समझ? ठीक है, बट जब मैंने वर्किंग कैपिटल निकाला तब मैंने माइनस नहीं करा। इस रेशियो को निकालने के लिए हमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को कंसीडर नहीं करना। आया समझ? क्योंकि इस रेशियो को निकालने के लिए ही जब आप करंट एसेट्स लेते हो तो उसमें इन्वेंट्रीज के अंदर ये दो चीजें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए ना। वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ी बोला था, खाली इस रेशियो के लिए बोला। सो दैट्स मेक दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अबे चांटा आ जाएगा, 6 क्वेश्चन समझ आया? हाँ तो रुक जा अभी, इंपॉर्टेंट लिख उसको, डबल इंपॉर्टेंट लिखो। क्या चलता है इन्वेंट्रीज का, क्या करना है? नहीं अब रुक जाओ, समझाने थोड़े दिन समझाने दे, उसके बाद तुमने क्वेश्चंस करने हैं, फिर मैं मजे लूंगा। गाइस 6 क्वेश्चन हो जाएगा या हो गया? ठीक है, एंड प्लीज अगर कोई सोने की कोशिश कर रहा है तो घर जाओ। ठीक है, काइंडली बी ऑन ट्रैक। ये नहीं क्वेश्चन खत्म हो गया मैं अगले क्वेश्चन मूव करके पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो बैठ के, अरे 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 मेरा मिस हो गया, आई एम लेट टू द पार्टी। ओके गाइस देखो, अब हमने ये बैलेंस शीट बनाई थी। बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर क्या लिखा था सबसे पहले? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या फिर फिक्स एसेट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, एंड देन करंट लाइबिलिटी, दिस विल बी टोटल एसेट्स। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी ऑल्सो नोन एज डेट, एंड देन करंट लाइबिलिटी, और ये भी टोटल एसेट। ठीक है, अब ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड का टोटल टोटल एसेट्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब कहाँ गया? शेयर होल्डर फंड प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लिख सकता हूँ। और ये बताओ क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई राइट वर्किंग कैपिटल?
ये आया समझ? अब ये क्या करेंगे, ये अलग अलग फॉर्मुलाज बनाएंगे, वो आ सारा इसी से ही रहे, बैलेंस शीट से ही रहे, उसके ये अलग अलग फॉर्मुलाज बनाते जाएंगे, क्वेश्चन से अलग अलग थोड़े थोड़े डिफर करते जाएंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको टोटल एसेट्स गिवन है which is 45 lakh, then they have given you non current asset which is 33 lakh, तो करंट एसेट निकाल लोगे? निकाल लो। एंड देन वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है, करंट एसेट्स आपने निकाल लिए, करंट लाइबिलिटी निकाल दो। ठीक है, इलस्ट्रेशन 7 और 8 फटाफट करो। अभी पहुंचा नहीं हुआ तो पहले 7 और 8 कंप्लीट कर दो। गाइस वी हैव 15 मिनट्स मोर, सो स्पीड अप, ये कंप्लीट करना है, अदरवाइज सारा वो हो जाएगा होमवर्क। 8 कहाँ से आ गया यार? आपको करंट लाइबिलिटी गिवन है ना, तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना करंट लाइबिलिटी के अंदर। अगर वहां पर अदर करंट लाइबिलिटी लिखा हो तो देन यू हैव टू ऐड। उस सैम्पल पेपर्स की बुक कौन कौन लाया है? दो। सैम्पल पेपर की बुक लानी थी। बैठो घर पे, बैठो तुम घर पे ही ठीक हो तुम। बता दो। ओके गाइस, 7 8 हो गया सबका, क्वेश्चन 9 पे आ जाओ। ठीक है, सो मैंने आपको अभी ये बनवाया था ना, देखो टोटल डेट क्या होता है? सो टोटल डेट आपका दे रखा है नॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट इज डेट, एंड करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, सो टोटल डेट्स 45 लाख है, एंड नॉन करंट लाइबिलिटी कितना है? 40 लाख है, तो करंट लाइबिलिटी कितना हो जाएगा? यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, 5 लाख हो गया, और आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गया, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो करंट एसेट निकाल लो। या करंट मैच्योरिटीज आपने देखो निकाला क्या है,
आपने करंट लाइबिलिटी निकाला है, दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग। ठीक है, तो इसलिए उसको हाथ नहीं लगाना। तो वैसे करंट लिक्विडिटी किसके अंदर आता है? करंट लाइबिलिटी के अंदर। You can watch my video if you have missed that out. बहुत स्लो है यार वीडियो। मतलब जो बैलेंस शीट वाली वीडियो बनाई थी मैं देख रहा था, आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है ये इतना धीरे धीरे। तो 2x पे कर सकते हैं। हाँ हाँ, 2x पे देख लेंगे अगर नई क्लास अटेंड करिए तो। क्वेश्चंस करवाने हैं मगर इसमें खत्म नहीं होगा। 10th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन समझ लो अगर ऐसा कुछ आता है। देखो गाइस, बुक के अंदर ना हर क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट यूज कर रखे हैं, अलग अलग वेज दे हैव यूज्ड, वी आर नॉट डूइंग दैट। सो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। सो इलिस्ट्रेशन 10 में कितना गिवन है करंट रेशियो? सो 2.5:1 कर देंगे, डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। नाउ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो करंट एसेट की जगह पे ये डाल दो, 2.5 CL डाल दो। सो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 2.5 CL माइनस CL। अब वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है? 60,000। अब CL निकाल लो। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, कितना आएगा ये? 40,000। एंड अब करंट एसेट्स निकालो। प्लीज कम टू इलिस्ट्रेशन 13। इलिस्ट्रेशन 13 में करंट एसेट्स आपको कितने गिवन है? 3 लाख। एंड करंट लाइबिलिटी कितनी है? 1,40,000। अब अगर आपने गुड्स परचेज करे, सो दैट इज व्हाट? इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट और नॉट? तो यहां पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और आपने वो क्रेडिट में परचेज करा है तो क्रेडिटर भी आ गया। क्रेडिटर इज पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, तो यहां पर ऐड हो जाएगा। रेशियो कैलकुलेट कर लो। फटाफट 14, 15, 16, 17 ये 4 क्वेश्चन करो। उसके बाद 18 ऑनवर्ड्स मैं समझाता हूँ फिर। In case you are not able to solve any of the 4 illustrations, let me know. I'll do it. So, illustration 15 में वो बोल रहा है पहले आपके जो करंट एसेट्स थे दे वर 6 लाख। ये फैन ऑफ कर देगा वहां से। एंड आपकी जो करंट लाइबिलिटीज थी वो 4 लाख थी। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि हमें एक पेमेंट करनी है, हमें कुछ करंट लाइबिलिटीज को पे करना है और ऐसे पे करना है कि जो आपकी रेशियो है ना वो 2:1 हो जाए। तो जब आप करंट लाइबिलिटीज को पे करोगे तो डिनोमिनेटर में से करंट लाइबिलिटी हट गया। ठीक है, एंड यार जितना तू करंट लाइबिलिटी पे करेगा उतना ही तो कैश जाएगा सेम अमाउंट का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एक्स निकाल दो। 16th, a company had current assets 3 lakh. Okay, it paid current liability of 60,000. After the payment the current ratio was इतना। अच्छा ठीक है, देखो हमने कितना करंट लाइबिलिटी पे कर दिया, 60,000 की हमने करंट लाइबिलिटी पे करी, तो एक तो हमारा कैश रिड्यूस हो गया एंड वी डोंट हैव द करंट लाइबिलिटी, उसको एक्स ले लेते हैं।
उसमें से भी 60,000 करंट लाइबिलिटी माइनस हो गया। इसके बाद हमारी जो रेशियो है वो 2:1 बन जाएगी। तो अब आपका जब ये x आएगा ना, दिस x विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस x विल रिप्रेजेंट करंट लाइबिलिटी बिफोर, एंड फिर वो पूछ रहा है कि करंट लाइबिलिटी आफ्टर पेमेंट क्या होगा, 60 माइनस कर दो। ठीक है, सर करंट लायबिलिटी दोनों से क्यों नहीं माइनस हो रही? दोनों से माइनस मतलब विच क्वेश्चन? सर तीन में दोनों से एक्स और एक्स माइनस तो यहाँ पे तो दोनों से माइनस कर रहा है। ये बिफोर है। ये बिफोर आएगा ना, ये x मैंने बिफोर लिया है ना। अगर मैं यहाँ पर x लिख देता, मतलब नीचे में डिनोमिनेटर में 60,000 माइनस नहीं करता, पूरे को x बना देता, तो वो आफ्टर आता। ये देखो ना, बिफोर x था, उसमें से 60,000 पे कर रहे हैं। देख इनने क्या करा है, इन लोगों ने दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग वे से सॉल्व करा है, मैंने इन दोनों क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व करा है। Okay, let's look at illustration 17 also. Company had current liability of 4.5 lakhs. ठीक है. It then purchased inventory of 50,000 on credit. तो 50,000 के creditor आ गए डिनोमिनेटर में, एंड 50,000 का इन्वेंट्री आ गया न्यूमिनेटर में, करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स हमें पहले वाले दे नहीं रखे, उनको एक्स ले लिया। तो ये ऐड करने के बाद हमारी जो रेशियो हो गई वो 2:1 हो गई। अब निकाल लो, एक्स निकाल लो, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा। करो, सॉल्व करो फटाफट। नेक्स्ट पार्ट देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दे कैन बी थ्री सिचुएशन। आपके करंट एसेट्स जो हैं वो करंट लाइबिलिटी से ज्यादा हो सकते हैं, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी इक्वल हो सकते हैं, एंड करंट एसेट्स कैन बी लेस देन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स से अगर हम न्यूमरेटर में कुछ ऐड करेंगे तो क्या होएगा, पॉजिटिवली रिलेटेड। सो कोई भी सिचुएशन हो, आपकी रेशियो जो है वो इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर आप न्यूमरेटर से तो कोई चीज माइनस करोगे पॉजिटिवली रिलेटेड, तो रेशियो विल फॉल। डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है, इनवर्स होता है। सो अगर ऐड हो रहा है तो रेशियो विल फॉल, अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज माइनस हो रही है, न्यूमरेटर एज इट इज, तो इनवर्स रिलेशन, रेशियो विल इंप्रूव। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस हो रहा है, ठीक है, एंड ये सिचुएशन है, करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लाइबिलिटी, सो दिस विल इंक्रीज। ये आपको याद करना है, उल्टा चलेगा। और करंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड हो रहा है तो डिक्रीज। ठीक है, देन एक बार सुन लो पहले फिर लिख लेना। अगर दोनों में से माइनस हो रहा है, दोनों में और ये वाली सिचुएशन, करंट लाइबिलिटी सेम है, नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एंड लास्ट, न्यूमरेटर में से माइनस हो रहा है और सिचुएशन क्या है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो अगर माइनस हो रहा है तो सेम डायरेक्शन करेगा, प्लस हो रहा है सेम डायरेक्शन करेगा। ये आया समझ? अब एक बार जरा पीछे वाले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। जो आपका ये इलस्ट्रेशन 15 था ना, या छोड़ो छोड़ो, कुछ आगे वाले क्वेश्चन से समझेंगे, कंफ्यूजन होगी इससे, ये लिख लो जरा, फिर क्वेश्चन करते हैं आगे। ओके, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 18। सो इलस्ट्रेशन 18 के अंदर पहली चीज जो आपको देखना है वो क्या है, न्यूमरेटर रेशियो गिवन है, दैट इज 2:1। ठीक है,
सो क्या अप्लाई होगा? ये वाला कॉलम अप्लाई होगा, दिस एंटायर कॉलम विल बी एप्लीकेबल. सो गाइस न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है, फर्स्ट कॉलम विल बी यूज्ड. सो पहला पढ़ो क्या लिखा हुआ. एनीवन प्लीज रीड. रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी. रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी. तो रीपेमेंट कैसे करोगे करंट लायबिलिटी की? कैश. तो न्यूमरेटर में से कैश माइनस हुआ, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में से करंट लायबिलिटी माइनस हुई. रेशियो विल इंप्रूव. प्लीज चेक द आंसर. या फिर लिख लो वहीं पे. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इलस्ट्रेशन 18 के आगे वहां पर लिख लो, एक साथ चेक करेंगे. वहां पर इंप्रूव लिख लो, आई लिख लो, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश. गुड्स क्या होते हैं? इन्वेंट्री होती है. सॉरी, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. तो गुड्स क्या होते हैं? इन्वेंट्री होता है. तो आपका जो न्यूमरेटर है उसमें इन्वेंट्री ऐड हो रहा है, ठीक है, एंड कैश, कैश माइनस हो रहा है. तो नेट इफेक्ट कुछ हुआ? आपने न्यूमरेटर में, लेट्स से आपने 10,000 की इन्वेंट्री परचेज करी, तो आपने न्यूमरेटर में 10,000 ऐड करा, न्यूमरेटर से 10,000 माइनस करा, नेट इफेक्ट क्या हुआ? जीरो. नो चेंज. तो एनसी लिख लो वहां पर. थर्ड, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, बुक वैल्यू 25,000. इशी, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 20,000, बुक वैल्यू 25,000. ऑफिस इक्विपमेंट क्या होता है? करंट एसेट, फिक्स एसेट होता है, तो वो तो आएगा नहीं. बट जब आपने ऑफिस इक्विपमेंट को सेल करा तो आपके हाथ में कैश कितना आएगा? लॉस को भूल जाओ, आपके पास कैश कितना आएगा? 20,000 आपके पास कैश आएगा, तो न्यूमरेटर में तो कैश ऐड हो गया ना, तो रेशियो विल इंप्रूव. तो आई लिख लो. लॉस तू करंट एसेट में डाल दे, या फिर तेरा मन कर रहा है तो लॉस को ना करंट लाइबिलिटी बना ले, फ्यूचर में पे कर दियो. ठीक है गाइस, पे कर देना फ्यूचर में करंट लाइबिलिटी बना के. हाँ, लॉस क्या होता है? हाँ, लॉस कुछ तो होता होगा यार. एक बात बताओ, वी आर डूइंग करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, लॉस हो या प्रॉफिट हो, वो कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में आएगा? ठीक है ना. सो अगर आप लोग बनाना चाहते हो उसको करंट लाइबिलिटी तो बना लो, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट. आपने अगर गुड्स परचेज करे, गुड्स क्या होता है? इन्वेंट्री होता है. सो इन्वेंट्री आपके न्यूमरेटर में ऐड हो गई, एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर सेम अमाउंट का क्रेडिटर ऐड हो गया. सो रेशियो विल फॉल, सो रेशियो विल डिक्रीज, रिड्यूस, व्हाटएवर. ओके. नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स फॉर 30,000, कॉस्ट 25,000. ठीक है, आपने गुड्स सेल करे, आएगा ना. अब देखो, अब उसके अंदर क्या था? पहले वाले में क्या था? पहले वाले में था कि जितने के गुड्स हैं आपने सेम, पहला था परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो जितना गुड्स आया उतना कैश गया. बट यहां पर बेच रहे हो आप, जब आप सेल करोगे तो कैश कितना आएगा? जब आप सेल करोगे तो कैश आएगा 30,000, तो न्यूमरेटर में आपने ऐड करा 30,000, ठीक है. बट आपकी इन्वेंट्री कितनी गई? इन्वेंट्री गई 25,000, तो इन्वेंट्री न्यूमरेटर से 25,000 माइनस हो गया. सो नेट नेट न्यूमरेटर में कितना ऐड हुआ? 5,000. सो न्यूमरेटर बढ़ रहा है 5,000 से, तो रेशियो विल इंप्रूव. अंशिका चैप्टर रिपीट नहीं होगा, कर लो फिर, सो क्यों रहे हो? हाँ, वहां नहीं था, यहां नहीं देख रहे हो, कहीं और ही हो. ओके, नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड. तो गाइस, डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो वो क्या बन जाता है? करंट लायबिलिटी. अब आप उसको पे कर रहे हो, तो आप जब उसको पे कर रहे हो तो न्यूमरेटर में से आपका कैश माइनस हुआ, एंड डिनोमिनेटर में से आपका डिविडेंड सेम अमाउंट का माइनस हुआ. सो रेशियो विल इंप्रूव. ठीक है, प्लीज चेक योर आंसर. मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. हाँ, कंडीशन कैसे देखते हैं कि कौन सी रो है या अरे यार, पहली चीज मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बताया था. क्या बताया था? ये देख,
एक तो है ना लैपटॉप मर गया बेचारा दो चीजों से। ए भाई ये देख, जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या बताया था, रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा लेट्स से आपको क्वेश्चन आता है ऐसा थियोरिटिकल, उनमें रेशियो ही नहीं दे रखी, तो आप आइडल रेशियो फॉलो करोगे, एंड आइडल रेशियो इज 2:1। आया समझ, आपको ये थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो दे नहीं रखी, आप करोगे कैसे, कौन सा कॉलम उठाओगे, तो आइडल रेशियो 2:1 है तो उसके बेसिस पे करोगे। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन आंसर चेक कर लो एक बार, पता चले सारी आंसर गलत हैं, क्या पढ़ा रहा है ये टीचर। फटाफट 22 तक कंप्लीट करना है, पेपर भी कंप्लीट करना है अभी इसके बाद। इलस्ट्रेशन 19 अगेन 2:1 दे रखा है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यू विल फॉलो कॉलम 1। देखो अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रिडीम्ड 9% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्लीज अंडरस्टैंड, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ डेट, ठीक है। बट डिबेंचर जिस ईयर के अंदर रिडीम होते हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होते, वो किसका पार्ट बन जाते हैं, करंट लाइबिलिटी का। तो यहां पर जैसे ही उसने लिख दिया ना रिडीम 9% डिबेंचर्स, वो आपके नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है, वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। तो रिडीम करने का मतलब क्या है, आप उनको कैश पे कर रहे हो, ठीक है। तो आपका न्यूमरेटर में से 1,10,000 माइनस हुआ क्योंकि प्रीमियम वगैरह भी है, डिनोमिनेटर में से डिबेंचर और प्रीमियम दोनों माइनस हुआ, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, तो रेशियो विल इंप्रूव। आया समझे। सेकंड, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, क्या रिसीव करोगे, मनी, सो न्यूमरेटर में कैश ऐड होएगा, और डेटर्स क्या होते हैं, वो भी तो न्यूमरेटर का ही पार्ट है, करंट एसेट्स का ही पार्ट है, तो वो माइनस होंगे सेम अमाउंट, सो नो चेंज। थर्ड, इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स टू वेंडर ऑफ मशीन, ठीक है। सो इक्विटी शेयर आपकी करंट लाइबिलिटी होती है, हूं कर लो सब, इक्विटी शेयर आपका शेयर होल्डर फंड होता है, ठीक है, और मशीनरी आपके करंट एसेट्स होते हैं। मशीनरी फिक्स एसेट होते हैं, तो ना तो ये करंट एसेट है ना तो ये करंट लाइबिलिटी है, नो चेंज। हाँ किस ईयर हो रहा है, अरे इक्विटी शेयर शेयर होल्डर फंड का पार्ट है और मशीनरी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, हम करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, कोई लेना देना ही नहीं है। अरे क्या किस साल होता है, डिबेंचर्स अलग चीज है, शेयर तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट होते हैं यार, शेयर शेयर लाइफ छोड़ो, वो डिबेंचर्स के साथ होता है। ओके, एक्सेप्टेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, आई डोंट नो। हाँ देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया, क्रेडिटर ने बनाया, बिजनेस को दिया, बिजनेस ने एक्सेप्टेंस दी कि बिजनेस विल पे दैट क्रेडिटर इन फ्यूचर, कितना, 7,000 रुपीज, ये आया समझ। जब बिजनेस ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करा तो वो जो क्रेडिटर्स है वो बुक से हट जाएगा, एंड उसकी जगह पे दूसरी करंट लाइबिलिटी ऐड हो जाएगी बाय द नेम ऑफ बिल्स पेबल, ठीक है। सो डिनोमिनेटर में से क्रेडिटर माइनस हो रहे हैं और बिल्स पेबल ऐड हो रहा है सेम अमाउंट का, नो चेंज। इलस्ट्रेशन 20, रेशियो क्या दे रखी है, तो कौन सा कॉलम देखेगा, ठीक है, समझ आ गया कैसे देखना है। सो अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 20,000 इशूड टू अ क्रेडिटर मेट ऑन मैच्योरिटी, फ्यूचर का चेक दिया था, फ्यूचर आ गया, पे हो गया, सो न्यूमरेटर में से चेक गया, डिनोमिनेटर में से क्रेडिटर गया, नो चेंज क्योंकि ये है। नेक्स्ट, कंपनी इश्यूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द वेंडर ऑफ मशीनरी परचेज,
इक्विटी शेयर शेयर होल्डर फंड होता है, करंट लाइबिलिटी नहीं होती। मशीन जो होता है नॉन करंट एसेट होता है, करंट एसेट नहीं होता, तो कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, trade receivable include debtors of 40,000 which were received. Again guys, no change. Trade receivable करंट एसेट का पार्ट है, माइनस हो गया। कैश करंट एसेट का पार्ट है, सेम अमाउंट ऐड हो गया। सो न्यूमरेटर में से माइनस, न्यूमरेटर में भी ऐड, नो चेंज। कंपनी परचेज फर्नीचर ऑफ 45,000, द वेंडर was पेड by इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फर्नीचर नॉन करंट एसेट, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। इक्विटी शेयर शेयर होल्डर फंड होता है, कोई मतलब नहीं है। इलस्ट्रेशन 22 खुद से करो। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज क्लास फॉर, क्या कर रहे हैं, रेशियोज। डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, आपको ना ये नहीं दे रखा कि ए की डेथ हुई है और ए का जो शेयर है वो किसने कितना लिया है। सो इसको हटाओ, तो आपका जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा और यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो ए का गुडविल दे रखा है 62,000, 62,000 को 3:2 में बांटो, कितना कितना आ रहा है। सो 60, यार इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट टू राइट। 62,000 इंटू 3/5 ये बी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, एंड 62,000 इंटू 2/5 ये सी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो आंसर आंसर बी आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, a partner bears the realization expenses when some amount has been given to the partner especially to meet realization expense। यार ये तो गलत है, आर तो गलत है। पता नहीं मेरे क्यों दोनों गलत लग रहे हैं। यार वो बोल रहे हैं कि आर में तो ये बोल रहे हैं इफ एनी रेम्यूनरेशन इज गिवन टू अ पार्टनर टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन प्रोसेस इट मींस ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस आर नाउ। ये ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या चीज, यार जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं ना डिसोल्यूशन वाला, तो डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, उसका बर्डन फर्म पे होगा। ठीक है, फर्म पे करेगा। बट क्या होता है कभी कभी फर्म पार्टनर को बोलता है कि वी विल गिव यू अ फिक्स रेम्यूनरेशन एंड दिस इंटायर बर्डन ऑफ डिसोल्यूशन इज नाउ ऑन यू। बट वो स्पेसिफाई करता है क्वेश्चन, तब बर्डन पार्टनर के ऊपर आता है। या फिर वो बोलता है कि वी आर पेइंग यू सो एंड सो रेम्यूनरेशन एंड इट इंक्लूड्स ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, तो बर्डन पार्टनर के ऊपर शिफ्ट हो गया। मतलब फर्म ने क्या बोला, फर्म ने बोला पार्टनर को कि ये सारा का सारा डिसोल्यूशन का काम अब तुम्हारा है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें एक फिक्स अमाउंट पे कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब तुम ज्यादा में करो वो काम या कम में करो काम, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट वो मेंशन्ड होता है क्वेश्चन में तब, नॉट ऑलवेज। तो जैसे ये बोल रहा है अ पार्टनर bears the realization expenses when some amount has been given to the partner especially to meet the realization expenses, ये ट्रू हो गया। अब ये ट्रू हो गया इसलिए क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा ऑलवेज, अ पार्टनर ऑलवेज बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तब गलत हो जाता, तो असर्शन तो ट्रू है। बट अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ एनी रेम्यूनरेशन इज पेड, कुछ भी पे कर दिया, तो ये बोल रहा है ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर नाउ टू बी बोर्न बाय दैट पर्टिकुलर पार्टनर। दिस इज नॉट ट्रू ना, हमेशा हर सिचुएशन में थोड़ी होगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ए ट्रू है, आर फॉल्स है। सो आंसर शुड बी सी। एक मिनट, आई कैन नॉट, जस्ट गिव मी अ मिनट। 3, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, रॉन्ग। accumulates in case of losses, accumulate in case of losses are inadequate, profits क्या language है, is not payable irrespective of profit, answer is B। accumulates, debenture interest accumulates in case of losses,
आर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, ये क्या, मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही। अरे हाँ सॉरी, सी आंसर, सॉरी 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 सॉरी। ये क्या लैंग्वेज है, मेरे को लैंग्वेज समझ नहीं आई थर्ड की, ये बी पार्ट की। हाँ डिवेंचर मतलब इंटरेस्ट जब यार, डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना होता है, आपके पास पैसा हो या नहीं हो, इट्स अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, तो आपको देना ही देना होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट और पार्ट। Guys, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। Z Limited forfeited 450 100 shares each issued at a premium of rupees 20 on which final call of 40 is not paid. What is the minimum amount for which 300 shares can be reissued? So minimum amount of reissue क्या होता है, calls in arrears, और maximum discount क्या होता है, forfeited share का credit balance। calls in arrears क्या है, उसने क्या पे नहीं करा, उसने 40 रुपए पे नहीं करा, ठीक है, कितने शेयर में रीइश्यू कर रहा हूं, तो 300 को मुझे मिनिमम 40 पे तो बेचना ही पड़ेगा, तो 12,000। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। Aditi and Vikas are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admitted Sonu into partnership, who acquires 1/5 of his share from Aditi and 4/25 share from Vikas। देखो दोनों में अलग लैंग्वेज दे रखी है। कोशिश करो। देखो, लेट्स से सोनू का शेयर है एक्स, ये उसका क्वेश्चन है, टीएस का क्वेश्चन है। सोनू का शेयर है एक्स, ठीक है। सोनू ने अदिति से कितना शेयर लिया है, 1/5 ऑफ एक्स, यह है समझ। तो अगर 1/5 उसने अदिति से लिया है तो विकास से कितना लिया है, 4/5 ऑफ एक्स, यह है समझ, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 4/25। आया समझे। अगर यहां पर दे रखा है कि इसने अदिति से अपने शेयर का 1/5 पार्ट इसने अदिति से लिया, तो 1/5x, तो विकास से कितना लिया है, 4/5x, विच इज गिवन एज 4/25, तो x कितना आएगा, 1/5। क्या हो गया, क्यों शक्ल बना रहा है, नहीं आ रहा समझ। अबे टीएस का क्वेश्चन है, टीएस में कर रखा है हमने। हाँ जी, किसी को पल्ले पड़ा। मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं। इसको ऐसे समझो, एक मिनट। गरिमा, आप क्वेश्चंस कर रहे हो। नहीं, एम आई प्रेजेंटिंग द फाइल। अच्छा, मेरे सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अब गया ना प्रेजेंटेशन। नाउ लेट मी नो इफ द स्क्रीन इज बीन प्रेजेंटेड और नॉट। ओके गाइस, आपके पास क्वेश्चन है ना, तो देखो, न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सोनी। सोनू का शेयर हमें गिवन नहीं है, सोनू का शेयर मैंने एक्स ले लिया। अब वो क्या बोल रहा है, सोनू का
1/5 किसने दिया, पढ़ो। अदिति। तो अगर अदिति ने 1/5 शेयर दिया है तो 4/5 ऑफ हिज शेयर किसने दिया, क्या नाम है, सॉरी, विकास। और वो क्वेश्चन में दे रखा है ना 4/25। तो सॉल्व दिस, कितना आएगा, x निकालो अब इससे, यूज दिस एंड कैलकुलेट x। तो देखो ना 4 और 4 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 5 जा 1/5। तो सोनू का शेयर कितना हो गया, 1/5। 1/5 का 1/5 अदिति ने दिया, दैट इज 1/25। और 4/25 विकास ने दिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, 1:4। अब न्यू निकालनी है। सो अदिति का ओल्ड कितना था, 3/5 माइनस 1/5, 2/5। और विकास का ओल्ड क्या था, 2/5 माइनस 4, या मैंने गलत लिख दिया ना, ये 1/25 है ना। सो ये 25 हो गया, 25 डिवाइड बाई 5 इज 5, 5 15, 1 इज, ये हो गया 14/25। और यहाँ पर 5, 25 डिवाइड बाई 5, 5 2 are 10, 10 minus 4 is 6, so is to 6 is to 5, that's your answer। ये टीएस का क्वेश्चन है। ओके, सो आंसर ए। मार्क नहीं हो रहा है, एनीवेज और पार्ट करो इसका। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है, 4 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 12% से, दैट विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट गुडविल। हाँ तो एक बार 4 लाख का 12% इज 48,000। हाँ, नन ऑफ दिस आंसर है, बस खत्म। 45 माइनस 48 नेगेटिव है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टू ईच पार्टनर क्या लिखा है, प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम, टू ईच पार्टनर। यार प्रोपोर्शनेटली कहाँ से आ गया, व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस। अच्छा, पार्टनर लोन को डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले 3 होगा, सबसे पहले आप डेट पे करोगे थर्ड पार्टीज वाली, फिर आप 1 पे करोगे, एंड देन आप 2 पे करोगे उनका कैपिटल। आई वाज लाइक यार व्हाट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज दे आर राइटिंग। आगे ब्रैकेट में पार्टनर्स दो। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज अ कैपिटल गेन। देखो जनरल प्रॉफिट नहीं हो सकता। जनरल प्रॉफिट क्या होता है, जनरल प्रॉफिट वो होता है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ठीक है, तो आप प्रीमियम क्या हर साल कमाते हो क्या, हर महीने कमाते हो क्या, नहीं। फाइन, लॉस है नहीं, कैपिटल लॉस है नहीं, सो कैपिटल गेन इज योर आंसर। आपने अपने कैपिटल के ऊपर ज्यादा पैसा कमाया, ज्यादा प्रीमियम कमाया। एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, डिबेंचर अकाउंट इज, जब मैंने केसेस लिखवाए थे 1 2 3 4 5 6 परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में हम हमेशा क्या डालते थे, हमेशा 100 रुपीज जा रहा था।
जो मैंने केसेस लिखवाए थे, तो हमेशा पार वैल्यू जा रहा था. पार वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज फेस वैल्यू. सो आंसर इज बी, बॉम्बे. अरे बी फॉर एप्पल समझ आया. करो गाइस, सेवंथ क्वेश्चन. The good thing about this book is they are covering most of the NCERT questions. इसमें कितने पेपर में था इस बुक में? 35 प्लस एक मॉक टेस्ट. ठीक है, बट बेसिक पेपर्स हैं, डिफिकल्ट पेपर नहीं है. मतलब जो बोर्ड्स का लेवल होता है बस उतना ही है, उससे एक स्टेप ऊपर नहीं. हाँ तो पढ़ो फिर. बहुत ज्यादा टफ. हाँ बहुत ज्यादा टफ. कुछ नहीं आएगा टफ. आएगा मैम ने कुछ बोला. मैम कुछ नहीं बनाने वाली टफ. तो वो बोल रहे हैं टफ होगा ही नहीं. वो जो प्री बोर्ड का पेपर होगा बोर्ड्स के लेवल जितना ही होगा. पिछले साल बहुत बची गया. उसका तो कॉपी पेस्ट मारते हैं हर साल. पिछले 10 साल में जो कुछ नहीं पूछा. यार 3 साल से तो मैंने देखा है. इनमें कोई प्रोग्रेस भटनागर में पहले भी कोई था. हाँ भटनागर के पहले भी प्रोग्रेस था. एक वेदांश आता था भटनागर का. फिर लास्ट ईयर B10 में पीछे एक लड़का रहता है, वो आता था, नाम भूल गया उसका. फिर अभी शिव आ रहा है. फिर 11th में भी 2 बच्चे और हैं. ओके पीपल, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. नहीं आता 7? या तेरे स्कूल वाले कितना भी टफ बना दे पेपर, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो अगर ये नहीं आता तो फिर वो कितना भी टफ बोल दें और ये क्वेश्चन डाल दें, होगा ही नहीं किसी से. तो डेफिनेशन ऑफ टफ इज सब्जेक्टिव. अब वो टफ बोल रही है, वो किसके लिए टफ बोल रही है समझ नहीं आ रहा. तो अब ये क्वेश्चन ही नहीं आता अगर, तो फिर यार सभी कुछ टफ है. हाँ भाई, प्रीवियस ईयर का पेपर हो रहा है क्वेश्चन. क्या करना है? अरे यार मैं तो आंसर भी निकल गया. मैंने आप लोगों को बता रखा था, जब भी न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है तो उसी के बेसिस पे हम न्यू कैपिटल निकालते हैं बाकी सबके. ठीक है. और इन सारे ऑप्शंस में से ना डी तो कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि न्यू पार्टनर का कैपिटल 1.5 लाख है, तो 4 लाख कहां से लिख दिया इनने, तो वो तो कैंसिल आउट हो. नहीं आता. अच्छा नहीं है यार. यार ये सब तो आना चाहिए. ये सब कौन पढ़ाएगा? 1,50,000 इंटू स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 लिखो, कैपिटल ऑफ द फर्म इक्वल टू 1,50,000 इंटू 5/1. तो कितना हो गया? 7.5 लाख. ठीक है. अब उस 7.5 लाख को न्यू रेशियो में बांटना है. अब न्यू रेशियो क्या है? अब आप बोलोगे 3:2:1 कर देते हैं. इस क्वेश्चन में तो 3:2:1 हो जाएगी शायद से, मुझे लग रहा है वही होगी. बट ऐसे नहीं चलेगा. सो आपको अगर न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है and no other information is given, then 1 minus 1/5, 4/5. अब यार x को इस 4/5 का 3/5 मिलेगा, 5 का 3/5 मिलेगा, एंड z का शेयर कितना है? 1/5. इसको कर देंगे. सो 4 3. मैंने कुछ अच्छा और सेम लिख दिया ना. 8. सो 2:8. इसमें 7,50,000 को बांट दो, हो गया खत्म क्वेश्चन. क्या था ये? If you don't remember the concepts.
ठीक है, हो गया। 7th का आंसर बी। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। गुडविल आपको 94,500 दे रखी है, ये फर्म की गुडविल है, सी की गुडविल है? ये फर्म की गुडविल है। पहले सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालो। सी का शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे? हाँ हाँ, कितना है? 94,500 इंटू 2/9 करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो सी का गुडविल आएगा वो ए एंड बी को मिलेगा किस रेशियो में? किस रेशियो में? किस रेशियो में? फटाफट। अबे क्या करना है? क्वेश्चन कौन सा कर रहा है? हाँ भाई, कौन सी रेशियो में मिलेगा? गेनिंग रेशियो। एडमिशन में कौन सी गेनिंग रेशियो होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालोगे? न्यू माइनस ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है वहां, अपन नहीं पढ़ा सकता अभी। ओल्ड माइनस न्यू करो और सैक्रिफाइसिंग निकालो। ओल्ड में कर दोगे तो फिर मार्क्स आएंगे 0 on 1। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आना चाहिए शिव को, इतना तो आते ही है। इसकी टीचर बहुत बढ़िया है इस मामले में। अरे कम से कम वो तो याद करवा रखा है, अभी तक याद है इसको कि एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो गाइस ओल्ड माइनस न्यू करो, सैक्रिफाइसिंग निकालो फटाफट। 2/3 माइनस 4/9, 1/3 माइनस 3/9। Please check if both are sacrificing or not. If both are sacrificing, answer will be A. एक आंसर एक का 0 आ रहा है तो निकालना पड़ेगा फिर। अरे तो एक मिनट रुक जा, किसका 0 आ रहा है? बी का 0 आ रहा है तो आंसर सी हो गया ना भाई। बी का 0 आ रहा है तो बी को थोड़ी देंगे हम, सारा तो ए को मिल जाएगा। आंसर इज सी। निकालना क्यों फिर? ओके, किसी के पास अभी ब्लू बुक है? पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप की बुक है किसी के पास? तो यार 8 क्वेश्चन बाद में करेंगे, मुझे याद नहीं है। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। ओह, यार 9th वाला खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन मुझे। भाई मुझे बड़ा डेंजरस क्वेश्चन क्यों लग रहा है? मतलब मेरे को समझाने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना गंदा क्वेश्चन है। पल्ले पड़ा है ये क्वेश्चन किसी को? किसी को समझ आया ये 9th वाला? हो गया? कैसे निकाले बताया, मेरे से नहीं हो रहा। हाँ हाँ हाँ। विकास कौन है? पार्टनर है ना? यार हाँ ठीक है, फिर 10/110 नहीं होगा? मुझे तो आफ्टर लग रहा है, बिफोर तो लिखा ही नहीं कहीं, कहाँ लिखा है बिफोर? कितना आ रहा है आंसर? 25। एक बारी ना स्क्रॉल डाउन कर 5,000 पर। अब ये 5,000 पर मंथ है और ये 1 जनवरी है, तो ये 3 मंथ्स का 15,000 हो गया। तो 3,45,000 में से हमने 15,000 माइनस कर दिया, ठीक है। बट ये जो ये शांति रख लो। सैलरी टू विकास जो दे रखा है ना,
ये सैलरी टू विकास पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है, ना कि पीएनएल अकाउंट में। तो पहले पीएनएल अकाउंट के अंदर मैनेजर का कमीशन आएगा, फिर उसके बाद वो जो प्रॉफिट आएगा वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, फिर सैलरी माइनस होएगी, फिर जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो इसलिए मेरे माइंड में हो रहा था कि यार वो 10/110 करना चाहिए। तो ठीक है, इन लोगों ने डायरेक्ट कर रखा है, पता नहीं 27,000 दे रखा है। हाँ तो फिर वैसे ही कर लो। सो सैलरी 3 मंथ्स की कितनी हो जाएगी? 60,000। तो 3,45,000 में से 60 माइनस करा, 15,000 का आपने रेंट माइनस करा, जो आया उसका 10%। हाँ, सो 27,000 हो गया। ठीक है, 10th क्वेश्चन का आंसर इज 46। दिस वी हैव डिस्कस। 11th क्वेश्चन। ओह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, वो सीधा सीधा बोले कि रो क्यों रहा है, क्या हो गया। अच्छा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, वो बोले कि आईओसी निकालना है और साथ में प्रॉफिट दे रखा हो, तो आईओसी निकालो, उस आईओसी का टोटल करो और देखो क्या वो प्रॉफिट से बड़ा है या छोटा है। तो यार 10% कितना हो गया? 12,000 और 24,000, दैट इज हाउ मच? 36,000। बट मेरे पास प्रॉफिट कितना है, तो कहां से दे दूंगा उनको 36,000? तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यू विल टेक रेशियो ऑफ आईओसी। सो रेशियो ऑफ आईओसी क्या हो जाएगी? 1:2। 12,000 एंड 24,000 इज द आईओसी, तो उसकी रेशियो क्या होगी? 1:2। अब वो बोल रहे हैं विजय का, तो विजय का क्या है? 1/3 इंटू 18,000। सो 6,000 इज योर आंसर। ये आया समझ सबको? ये ध्यान रखो, ये जब पढ़ाया था चैप्टर किसी जमाने में तब भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 12 to 14 करो गाइस। प्लीज ट्राई एंड सॉल्व, टेक 2 to 3 minutes, देन आई डिस्कस। एक्स लिमिटेड इशूड 5,000 10%। अच्छा, निकालना क्या है? पहले लॉस निकालना है। देखो गाइस, ये चीज याद कर लो, लॉस में दो चीजें आ सकती हैं, दो चीजें आती हैं, आ क्या सकती हैं, एक रिडेम्पशन प्रीमियम एंड दूसरा डिस्काउंट, उन दोनों का एडिशन जाता है लॉस में। तो यहाँ पर देखो 10% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपीज का 10% इज 10 रुपीज, एंड 100 रुपीज का 10% रिडेम्पशन प्रीमियम कितना? 10 रुपए। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 20 रुपए। कितने डिबेंचर्स? 5,000। तो 5,000 इंटू 20, 5,000 इंटू 20, 1 लाख। तो 1 लाख आंसर, इजी। अब मैंने आप लोगों को बताया था लॉस जो होता है उसको हमें ईयर एंड पे राइट ऑफ करना होता है। कहां से राइट ऑफ करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। और अगर हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम कहां से राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ करेंगे। सो इस क्वेश्चन के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम आपको देखो यहाँ पर दे रखा है 30,000, बट आपका लॉस कितना है? 1 लाख का। तो आप 30,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज करोगे, ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से बाकी जो बच गया 70,000, ये क्या दे रखा है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस वाज 1,50,000, जस्ट टू कंफ्यूज। इसका कोई यूज नहीं है। आया समझ? इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर द बैलेंस इन पीएनएल विल बी। देखो, आपने पीएनएल में से कितना यूज करा? 70,000 यूज करा। ये क्या है? डेबिट बैलेंस क्या होता है? लॉस होता है। पहले कितना लॉस था? 1.5 लाख का, 1,50,000 का। 70,000 और यूज कर लिया तो मतलब और लॉस बढ़ गया। तो 1,50,000 प्लस 70 इज 220 डेबिट बैलेंस। सो डी। आया समझ? गाइस इजी है, कॉन्सेप्ट थोड़े से बस क्लियर रखो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड रिमेम्बरिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जो जो कॉन्सेप्ट इन पेपर्स में भी आ रहे हैं, लेट्स से आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आप घर जाओ इसी पेपर को फिर से एक बार, जो जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो एक अलग से शीट पे लिख लो, so that repeat हो वो किसी और पेपर में, so you can remember it. Next question 15.
सॉरी, कौन सा सैक्रिफाइसिंग कहाँ है? कौन सा क्वेश्चन? 15 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाँ पता नहीं क्यों निकाल रहा है। किसका एडमिशन हुआ है जो तू सैक्रिफाइस करवा रहा है? भाई किसका एडमिशन हुआ है, किसकी डेथ हुई है जो तू गेन सैक्रिफाइस करवा रहा है? देख यार, जेड को प्रॉफिट कितना हो, जेड को मिनिमम प्रॉफिट कितना देना है? ये तो लॉस लिखा है, जेड बेयर करेगा लॉस। जेड को तो उल्टा 60,000 चाहिए, तो ये 60,000 प्लस ये 1,20, ये टोटल लॉस 1,80 हो गया। किसके सर पे चढ़ेगा ये लॉस? ये चढ़ेगा एक्स और वाई पे। तो 1,80,000 को 3:2 में बांट दे, निकालो कितना आ रहा है। पहले 1,80,000 को बांटो 3:2 में, बांटो बांटो 1,80,000 को 3:2 में, क्या है आंसर? ए। ठीक है, 1,80,000 को तुमने 3:2 में बांटा, ये आ गया, और जेड को मिल रहा है 60,000। करो और पार्ट करो। अरे अभी बहुत है भाई, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल नाउ वेदर यू वांट टू स्टडी और नॉट। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा 6:30 तक, बोले मैं 6:30 तक करवाऊंगा। एंड सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड में मार्क्स लाने, यू हैव टू डू सैंपल पेपर्स, एंड सैंपल पेपर्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं यू हैव टू लर्न देम, रिमेंबर देम, अदरवाइज मार्क्स नहीं आएंगे। एंड सैंपल पेपर्स करोगे तो इसको बोर्ड्स का पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी। बोर्ड्स का पेपर कुछ भी लेवल का नहीं आता अगर सैंपल पेपर्स करके जाओगे। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं होता, बुक से बाहर के क्वेश्चन कुछ नहीं आता। तो तुम्हारे टीचर बोले मैं प्री बोर्ड ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी क्या बनाऊंगी, पता नहीं कहाँ से बुलाएगी क्वेश्चन। बोर्ड्स का लेवल पे बनाएंगे, उससे अलग नहीं। ओके, Naman are partners on 1st April. They contributed a capital of 50,000, 60,000 respectively. On 1st January of the year, Naman gave a loan of 10,000. Aman introduced additional capital. Both expected 10%. Both expected interest at the rate 10% on loan and additional. ठीक है. The profit for the year amounted to 15,200. The share of profit of each partner will be. अच्छा देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो शेयर ऑफ पार्टनर इक्वल हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, वो प्रॉफिट में से माइनस होता है, एंड दैट इज 10% गिवन इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10% के आगे पर एनम नहीं दे रखा, तो टाइम पीरियड हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो 10,000 का 10% कितना हो गया? 1,000 हो गया। तो 15,200 में से 1,000 माइनस कर दो, कितना बचा? 14,200। उसके बाद जो दूसरा पार्टनर है उसका कैपिटल कितना है? एक्सपेक्टेड लिखा है, तो एडिशनल कैपिटल में मिलता है, एडिशनल कैपिटल तो मिलता ही मिलता है, वो तो उसपे यार, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक मिनट यार, 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। 2,000 माइनस करो जरा, 15,200 में से बेसिकली 3,000 माइनस करोगे तो 12,200। 12,200 डिवाइड बाय 2, गलत क्वेश्चन है वैसे तो, बट करना। 12,200 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 61। 6100 ईच। आंसर चेक करना चाहिए वाली, इसमें डेट भी गिवन है तो मंथ्स के हिसाब से भी यार पर एनम नहीं गिवन है। अच्छा, 10% के आगे पर एनम लिखा ही नहीं हुआ, तो मैं मंथ्स क्यों कंसीडर करूंगा? हाँ, 10,525 तो 7,525 कैसे आ रहा है? देर तक जब वापस आए उसकी थोड़ी ना प्रॉफिट का माइनस होगा है, और कहां से माइनस होता है? एक्सपेक्टेड लिखा है तो नहीं कंसीडर करते, उन्हें दे रहे हैं सॉल्यूशन। तो 15,200 डिवाइड बाय 2 करना,
15,200 divided by 2, 7525. एक मिनट रुको, 14,200 divided by 2. अरे यार सॉरी, एक मिनट रुको यार, कितना था? 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12 करो। 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12। और फिर महीने भी तो लगाओ 10,000 का 6 महीने कितना है 600 यहाँ मैंने सब कुछ गाइस कि आपको यहाँ पे दे रखा है एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट, एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट से बात नहीं बनती है, ठीक है। तो जब एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट दे रखा है तो इसका मतलब डीड में नहीं लिखा हुआ, या फिर ये मान के चलो डीड है ही नहीं, मतलब ये भी एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं तो इनने डीड बनाई नहीं है। तो अगर डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट और लोन क्या हो जाता है? 6% पर एनम। तो जब इंटरेस्ट और लोन 6% पर एनम हो गया, सो 10,000 इंटू 6%, क्योंकि पर एनम है, इंटू 3/12 करा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा ही नहीं क्योंकि डीड है ही नहीं। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया वो 15,200 200 में से माइनस करो एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो 7525 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? 16th क्वेश्चन गाइस। So creditors of 15,000 take over stock of 20,000 in full settlement दे दिया, इसलिए नो एंट्री है। तो आंसर इज नो एंट्री इज नीडेड। 17th क्वेश्चन। Z died while settling his account. The assets and liabilities were reassessed. ठीक है। Past journal entries to give effect of this revaluation of assets and liabilities and market value of investment was decreased by 10,000। ये क्या बेकार सा क्वेश्चन है? बस वो दे दिया उसने, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, आईएफआर तो है ही नहीं। सो आंसर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? रीवैल की। रीवैल की कौन सी साइड पे डालोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे डालोगे? लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड, तो एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से बढ़ रहा है? 1,50,000। फिर डेटर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, लॉस है, रिवैल के डेबिट साइड पे जाएगा, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 15,000। देन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, अगेन हमारा लॉस है, सो रिवैल के डेबिट साइड पे, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 40,000। एंड देन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है, लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे जाएगा, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 10,000। अब देखो, रिवैल्यूएशन आपने जहां जहां पे डेबिट करा है उस सबको ऐड करो, रिवैल्यूएशन आपने जहां जहां पे क्रेडिट करा है उन सबको ऐड करो। इफ योर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, लॉस। रोहित आ रहा है समझिए? सो लॉस निकाल लो, लॉस निकाल। क्रेडिट ज्यादा है तो फिर प्रॉफिट आएगा, उससे लॉस निकाल रहे हैं, मैं क्या करूंगा? और हाँ निकालता हूँ अभी भी, अभी। सो क्रेडिट साइड पे हमने 1,50,000 लिखा है और डेबिट साइड पे 40, 50, 55, 65,000। सो 1,50,000 माइनस 65, 85,000 का प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ते हैं कम होते हैं? सो बढ़ेंगे तो कैपिटल क्रेडिट होंगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट 541 में डिवाइड कर दो। गाइस डेथ से कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर की डेथ हो गई है, ठीक है,
रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है, तो ओल्ड रेशियो 3 लोगों के बीच में है, 3 लोगों में बढ़ जाएगा। हो गया? क्या आ रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट कितना? 42,500 42,500, 34,000, 8,500, और डेबिट में कितना लिखा है? 85,000। ठीक है। क्वेश्चन 18। गाइस एक काम मत करना क्वेश्चन 18 में, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना बट मैनेजमेंट एक्सपेंस नहीं माइनस करना। मतलब एक चीज समझाऊंगा, इजी है, करो। क्वेश्चन 18 करो, आपको उसमें लास्ट में एक बार ही माइनस कर देना। हाँ, क्या बात है, क्या गुडविल ही करा तूने आर्यन के साथ 2 महीने। एवरेज कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक का क्या करा? हाँ, सो गाइस क्लोजिंग स्टॉक का याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना, तो ऐड करना होता है, और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा तो माइनस करना होता है। तो किस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है? इधर, इधर का है ना, 24 का। तो इसमें आप ऐड करोगे, बट एक रूल याद रखना, अगर यहाँ ऐड हो रहा है तो अगले साल माइनस हो जाए। क्लोजिंग स्टॉक अगर इस साल में ऐड हुआ तो अगले साल माइनस, और अगर इस साल से माइनस होगा तो अगले साल ऐड हो जाए। टैक्स तो उसका जीरो होगा। अरे यार 40,000 आता है। इनके फर्स्ट पार्ट के अंदर ये चीज क्लियर है कि 2600 यहाँ से यहाँ पर ऐड होगा 2024 में, एंड 2600 34,400 में से माइनस होगा। देन यू विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद बस एक बारी 2000 माइनस कर दो, ये एक तरीका है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ये 2000 हर साल माइनस करो, ठीक है? तो विच एवर इज बेटर फॉर यू। आया समझ? सर एक बारी लास्ट में करेंगे तो 2004 माइनस, भाई नहीं, 2000 माइनस होगा एक ही बारी। अरे एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज एवरी ईयर तुम्हारा प्रॉफिट कितना है, एक ही बारी माइनस होगा 2000। अगर तू हर साल माइनस कर रहा है तो 2000 यहाँ से माइनस कर, 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 या फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल के बस एक बारी 2000 माइनस कर लो, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हर साल माइनस करो, हाँ, इंटू 4 नहीं करते ना, काम हो जाएगा फिर तो। क्वेश्चन नंबर 19।